हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। तो आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। प्राणी जगत को इंग्लिश में एनिमल किंगडम कहा जाता है। कोई भी स्टूडेंट क्लास 11th में आया है तो उसके लिए ये वीडियो हो सकता है, और कोई भी स्टूडेंट अगर 12th में है और नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया है इस चैनल पर तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्राणी जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एनिमल किंगडम। आप देख सकते हैं कोई स्टूडेंट बिहार से है, झारखंड से है, राजस्थान से है, एमपी से है, यूपी से है, छत्तीसगढ़ बोर्ड और कोई भी बोर्ड से है, वो सभी देख सकते हैं हमारे इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो प्राणी जगत सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राणी जगत दिए थे किसने दिए थे, प्राणी जगत कहाँ से आया। तो सबसे पहले जो हमारे पृथ्वी पर हमारे एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस। उन्होंने इस संसार में यानी कि इस दुनिया पर जितने भी जीव पाए जा रहे थे उसको इन्होंने इस संसार में, ये हमारा कैरोलस लिनियस है, इन्होंने जो हमारे दुनिया पर जितने भी जीव पाए जा रहे थे इनका नाम कैरोलस लिनियस है। इन्होंने पूरे जीव पर जितने भी जीव पाए जा रहे थे उसको इन्होंने दो वर्गों में बांटे थे। सबसे पहले इन्होंने दिया था पादप जगत और दूसरा इन्होंने दिए थे प्राणी जगत। कैरोलस लिनियस ने इन्होंने पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जा रहे थे इसको इन्होंने दो वर्गों में बांटा। सबसे पहले इन्होंने पादप जगत दिया और उसके बाद इन्होंने प्राणी जगत दिया। पादप जगत और प्राणी जगत। पादप जगत में इन्होंने सभी पेड़ पौधों को रखा और प्राणी जगत में इन्होंने जीव जंतु जैसे कि मानव को रखा, गाय, पक्षी, ये सभी को प्राणी जगत में रख दिया गया। कीड़े मकोड़ों के इन्होंने प्राणी जगत में रखे हैं, और जो पेड़ पौधे थे उसको कैरोलस लिनियस ने पादप जगत में रख दिए। समझ गए यहाँ से। तो ये जो प्राणी जगत दिए थे इसी के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। समझ गए यहाँ तक? डन 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 डाड़ा। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ जाए। दो जगत प्रणाली कैरोलस लिनियस ने दिए थे। इन्होंने पूरे संसार पर जितने भी जीव पाए जा रहे थे इसको इन्होंने दो वर्गों में बांटा, पादप जगत और प्राणी जगत। जो प्राणी जगत दिए थे इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और पादप जगत जो इन्होंने दिए थे इसका एक अलग चैप्टर है जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसे वनस्पति जगत कहा गया है। इसके पादप जगत के बारे में वहाँ पर पढ़ना है, और जो प्राणी जगत है इसके बारे में आज हम चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। डन 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 डन। उसके बाद आए थे हमारे एक और वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे हमारा R.H. व्हिटेकर ने। इन्होंने 5 जगत प्रणाली दिए थे। 5 जगत प्रणाली दिए थे किसने? 5 जगत प्रणाली R.H. व्हिटेकर ने दिए थे। इन्होंने जो 5 जगत प्रणाली दिए थे उसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। जो हमारे R.H. व्हिटेकर है उन्होंने 5 जगत प्रणाली को दिए थे। उसमें से सबसे था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं उसमें एकल कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। एकल कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा जगत किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने। कब दिए थे? 1969 ईस्वी में दिए थे। इन्होंने मोनेरा जगत के अंतर्गत एकल कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव का रखा थे, और प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने एकल कोशिकीय और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि अगर हम आपको बतलाएं प्रोकैरियोटिक यानी कि देख सकते हैं आप लोग, ये कोई कोशिका है, अगर इसमें जीव द्रव पाया जा रहा है यानी कि कोशिका द्रव तो है परंतु इसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा। क्या आप लोगों को इसमें कोई केंद्रक दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर
कोई कोशिका में केंद्रक नहीं होता है तो उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ें। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक जीव है, ये हमारा यूकैरियोटिक जीव है। इसमें हमारा कोशिका द्रव्य है और इसी में हम आप लोग को दिखला देते हैं। ये हमारा जो हरा वाला जो संरचना है ये हमारा क्या है? केंद्रक है। तो वैसा जीव जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे हम लोग यूकैरियोटिक जीव बोलते हैं, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एकल कोशिकीय का मतलब होता है वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे एकल कोशिकीय जीव कहते हैं। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? एकल कोशिकीय का मतलब होता है वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं से बना होता है उसे एकल कोशिकीय कहते हैं। ये सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। और इसी तरह से अगर हम बहुकोशिकीय की बात करते हैं, एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय की हम बात करें, जैसे एक कोशिका हो गया, दो कोशिका हो गया, तीन कोशिका, ये पूरा मिलके बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर एक कोशिका का निर्माण करता है। जैसे कि हमारा मनुष्य हो सकता है। मनुष्य में एक बहुत सारे कोशिकाओं अरबों खरबों कोशिका पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिका में। समझ गए? मनुष्य के शरीर में तो बहुत सारे कोशिकाओं से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, और जो सिर्फ एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग एकल कोशिकीय जीव कहते हैं। समझ गए? चलो। और मुनेरा जगत के जीव जो थे, मुनेरा जगत के जो के अंतर्गत जो जीव आते हैं वह एकल कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। समझ गए होंगे एकल कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक हम आप लोग को समझा दिए अच्छी तरीके से। और वहीं पर देखते हैं प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं एकल कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि एक कोशिकाओं से होते हैं और इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं फंजाई जगत, जिसे हम लोग कवक जगत भी कहते हैं, कवक फंजाई जगत में इनकी जो शरीर है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और इसके जो जीव होते हैं इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। यानी कि जो कवक जगत के जो जीव होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। वहीं पर अगर हम प्लांटी जगत की बात करते हैं, प्लांटी जगत की अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा उसे हम लोग यूकैरियोटिक बोलेंगे, और जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाएगा उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे? डंडनाडनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर था हमारा एनिमलिया जगत, यानी कि जिसे प्राणी जगत भी कहते हैं। इसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि जो हमारा प्राणी जगत है इसमें भी सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा। समझ गए होंगे यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हम प्राणी जगत पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग ये प्राणी जगत जो चैप्टर है हमारा यानी कि एनिमल किंगडम, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक हमारे जो वैज्ञानिक थे जॉर्ज क्यूवियर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्राणी जगत को 31 संघों में बांटा। कितने संघों में बांटा? इन्होंने 31 संघों में बांटा। उसमें से जो 31 संघ है उसको इन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया। उसमें से एक जो बांटा जिसमें से 10 बड़े संघ थे और 21 छोटे संघ थे। संघ का मतलब आप लोग को पता है, अगर आप 11th क्लास का चैप्टर 2 नंबर अगर पढ़े होंगे, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, और उससे पहले आप पहला चैप्टर जीव जगत 11th क्लास का चैप्टर पहला जो पढ़े होंगे जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ड, उसमें जाति मिलके जाति से वंश होता है, वंश से कुल होता है, कुल मिलकर गण का निर्माण करता है, और गण से जाति वंश कुल गण, उसके बाद वर्ग का निर्माण होता है, और वर्ग के बाद संघ का निर्माण होता है, और संघ के बाद जगत का निर्माण होता है। तो जो जगत से छोटी इकाई होती है उसे ही हम लोग संघ कहते हैं। जगत से जो छोटी इकाई होती है उसे हम लोग संघ कहते हैं। और ये जो संघ है उसको इन्होंने जॉर्ज क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने 31 संघों में बांटा। उसमें से इन्होंने 10 बड़े संघ दिए और 21 छोटे संघ दिए। तो अब आप लोग पूछेंगे कि भैया या सर ये हमें 31 संघों के बारे में पढ़ना है, तो हम आप लोगों को दिलासे दिखलाते हैं, नहीं बाबू, ये जो हमारा 31 संघ है उसमें से हमें सिर्फ
11 संघों के बारे में पढ़ना है। तो 11 संघों में 10 तो हम बड़े संघ के बारे में पढ़ेंगे और जो 21 संघ आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें से मात्र सिर्फ हम कितने संघ के बारे में पढ़ेंगे? एक संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? जो 21 छोटे संघ है उसमें से मात्र हम सिर्फ एक ही संघ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक? समझ गए? तो आप लोग थम्स अप दिखाइए। तो बढ़ते हैं आगे। तो पुराने जगत, अब एनसीईआरटी पर आप पूरा आ गए हैं। जो पुराने जगत पढ़ने वाले हैं इसमें से अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। अभी तक जो हमारे जो पृथ्वी है 10 लाख से अधिक प्रकार का है, 10 लाख से अधिक जंतुओं का नहीं, प्रकार का। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर लाइन आ गया है। जॉर्ज क्यूवियर ने प्राणी जगत को 31 संघों में बांटा। ये तो हम आप लोग को समझा ही दिया है, जिसमें से इन्होंने 10 बड़े संघ दिया और 21 छोटे संघ दिया। तो इसमें से हम 10 बड़े संघ के बारे में तो पढ़ेंगे ही और 21 छोटे संघ में से मात्र हमें सिर्फ एक संघ के बारे में पढ़ना है और उस संघ का नाम है हमारा टीनोफोरा। उस संघ का नाम क्या है? टीनोफोरा। कौन फोरा? टीनोफोरा। ढेल फोरा नहीं रे बाबू लोग, गांव देहात में सब देखवे करते हैं ढेला उला फोड़ते रहता है, तो ढेल फोड़ा नहीं टीनोफोरा, याद रखिएगा। ढेर फोड़ा नहीं टीनोफोरा। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा 11 संघ इस चैप्टर में हमें पढ़े, इस चैप्टर में हम लोग 11 संघों के बारे में पढ़ेंगे। हम इस अध्याय में 11 संघों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने संघों के बारे में पढ़ेंगे? 11 संघों के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? उसमें जो हमारा पहला संघ है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉडेटा। इसी क्रम में आप सभी को याद रखना है, क्योंकि इसी तरह से आपका पूरा भी जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हमारे एमसीक्यू, बोर्ड हो या नीट हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर एमसीक्यू पूछा जाता है इसी क्रम में पूछ लिया जाएगा। इसलिए आप जो एग्जाम्पल 11 संघ है आप लोग इसी क्रम में याद रखें। समझ गए? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉडेटा। आज हुआ। इसका ट्रिक है हमारे पास पास्ता। प से हो गया आपका पोरीफेरा, स से हो गया आपका सिलेंट्रेटा और टा से आप लोग याद रख लीजिएगा। टा से यानी कि टीनोफोरा। पास्ता से आप लोग पास्ता तो खाइबा करते हैं आप लोग, तो इसका ट्रिक है पोरीफेरा। प से हो गया आपका पोरीफेरा, स से हो गया आपका सिलेंट्रेटा और जो हमारा ट था पास्ता से आप लोग याद रखिएगा। पा से हो जाएगा पोरीफेरा, स से हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा और ट से हो जाएगा आपका टीनोफोरा। और इसके बाद एक और ट्रिक है पास्ता, उसके बाद हो जाएगा PA3 यानी कि P, उसके बाद A यानी कि P से हो गया आपका प्लेटिहेलमिन्थेस, A से हो जाएगा फिर से एस्केलमिन्थेस, फिर A से हो जाएगा आपका एनेलिडा, फिर A से हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। समझ गए? पास्ता PA3 इसका ट्रिक है पास्ता PA3। उसके बाद है मोईहक। मोस हो गया आपका मोलस्का, मोस हो जाएगा आपका मोलस्का। ई से हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, ह से हो जाएगा आपका हेमिकोडेटा और क से हो जाएगा आपका कॉडेटा। आज हुआ हमारा जो ट्रिक है पास्ता PA3 मोईहक। हमारा ट्रिक क्या है? इस जो 11 संघ है इस संघ को हम लोग 3 ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम है पास्ता PA3 मोईहक। पास्ता तो आप लोग सब खाइबे करते हैं, दिन रात तो सब चिवाते ही रहते हैं आप लोग। पास्ता PA3 मोईहक। समझ गए यहाँ तक? प
प से हो गया आपका पोरीफेरा, स से हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा, ट से हो जाएगा आपका टिनोफोरा, ट से हो जाएगा आपका टिनोफोरा, फिर से प से हो जाएगा आपका प्लेटिहेलमिन्थेस, अ से हो जाएगा आपका एस्केलमिन्थेस, फिर अ से हो जाएगा आपका एनेलिडा, फिर अ से हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा, फिर मो से हो जाएगा आपका मोलस्का, ई से हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, ह से हो जाएगा आपका हेमिकोडेटा और क से हो जाएगा आपका कोडेटा। आप लोगों का एंट्री याद हो गया। पास्ता PA3 मोइहक, पास्ता PA3 मोइहक। पास हो जाएगा आपका पोरीफेरा, स से हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा, ट से हो जाएगा आपका टिनोफोरा। समझ गए यहाँ तक? पास्ता PA3 मोइहक, प से हो जाएगा आपका पोरीफेरा, स से हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा, प से हो जाएगा आपका पोरीफेरा, स से हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा, ट से हो जाएगा आपका टिनोफोरा। पास्ता, प से हो गया पोरीफेरा, स से हो गया सिलेंट्रेटा, ट से हो गया आपका टिनोफोरा। PA3, पी से हो जाएगा आपका PA3 यानी कि PA3, प से हो जाएगा आपका प्लेटिहेलमिन्थेस, A3 यानी कि 3 A है, ए से हो जाएगा आपका एक ए से हो गया एस्केलमिन्थेस, एक ए से होगा आपका एनेलिडा और एक ए से होगा आपका आर्थ्रोपोडा। उसके बाद मोइहक, मोइहक मो से हो जाएगा आपका मोलस्का, ई से हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, ह से हो जाएगा आपका हेमिकोडेटा और क से हो जाएगा आपका कोडेटा। आप लोग इसी क्रम में याद रख लीजिएगा। इसी तरह से ट्रिक बना बना के आप लोग याद कर सकते हैं। हम आप लोगों को ये ट्रिक दे चुके हैं, आप किसी भी तरीक़े से इसी क्रम में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए यहाँ तक? एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। चलो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आप लोगों को ये सभी चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 9th में ही आ जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चलिए हम आप लोगों को बतला देते हैं। जो कोशिका होते हैं, एक कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर ऊतक के निर्माण करता है। बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका मिलकर क्या निर्माण करता है? ऊतक का निर्माण करता है। और ये ऊतक मिलकर बहुत सारे अंगों का निर्माण करता है। और ये अंग आगे चलकर अंग तंत्र, अंग में हो गया जैसे आमाशय हो गया, हमारा फेफड़ा हो गया, ये हमारा क्या है? सभी अंग है। और अंग तंत्र में आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, समझ गए? परिसंचरण तंत्र, हमारे ये सभी क्या है? अंग तंत्र होते हैं। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों के समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। जो हम लोग प्राणी जगत पढ़ने वाले हैं, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? इसका वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया गया है? तो इसमें सबसे जो पहला वर्गीकरण है संगठन का स्तर, यानी कि जो हमारे प्राणी जगत के जो जीव होते हैं उसमें किस स्तर का संगठन पाया जाता है। तो जो संगठन का स्तर होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कुछ जो जीव होते हैं कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं, कुछ जो जीव होते हैं ऊतक स्तर का संगठन दर्शाते हैं, कुछ जो जीव होते हैं कोई अंग स्तर का संगठन दर्शाते हैं, और कोई भी जीव जो होते हैं कुछ अंग तंत्र स्तर का संगठन दर्शाते हैं। आप तो बोलेंगे सर कि जो प्राणी जगत के जीव होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं, तो फिर इसमें कोशिकीय स्तर का संगठन कैसे हो सकता है? तो नहीं बाबू लोग, जो हमारा जो इसमें जो कुछ जो जीव होते हैं यानी कि निम्न श्रेणी जो जंतु होते हैं वह यानी कि बहुत जो छोटे छोटे सरल प्रकार के जो जीव होते हैं वह कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। उससे जब कोशिकीय स्तर का हो जाता है, कोशिका मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है? ऊतक का निर्माण करता है। तो जब उसके बाद फिर कुछ जीव जो होते हैं ऊतक स्तर का संगठन दर्शाते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन दर्शाते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं अंग स्तर का संगठन यहाँ पर दर्शाते हैं, और यहाँ पर जो होते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन दर्शाते हैं। समझ गए यहाँ तक? चलिए हम लोग ये चारों को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्राणी जगत जो पढ़ने वाले हैं इसका वर्गीकरण का आधार देखें तो संगठन का स्तर, हम लोग सबसे पहले संगठन का स्तर में कोशिकीय स्तर का संगठन के बारे में हम लोग बोले थे पढ़ेंगे। तो कोशिकीय स्तर का जो संगठन है उसका आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा। जो कोशिकीय स्तर का जो संगठन होते हैं वो ऐसा जीव जिसमें सिर्फ कोशिकाओं से मिलकर जो बने होते हैं शरीर, उसका एग्जाम्पल है आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा आप लोग हम आपका एक ट्रिक बताए थे, पास्ता PA3
मोईहक। तो पास हो गया आपका पोरीफेरा कौन से नंबर पर थे जी? आप सोचिए पोरीफेरा कौन से संख्या पर थे? तो 1 नंबर पर हमारे कौन थे? 1 नंबर संख्या पर हमारा पोरीफेरा थे। तो वहाँ पर जो कोशिकीय स्तर का जो संगठन होते हैं वह सिर्फ इसका जो एग्जाम्पल है वह सिर्फ पोरीफेरा हो सकता है। समझ गए यहाँ तक? इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ऊतक स्तर का संगठन। ऊतक स्तर का संगठन यानी कि कोशिका जो होते हैं, कुछ कोश जो जीव होते हैं उसमें कोशिका व्यवस्थित होकर ऊतक का निर्माण करते हैं। तो इसी जीव को जो ऊतक का निर्माण करते हैं उसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। तो ऊतक स्तर का संगठन जो होते हैं वह सिर्फ 2 ही संघ में पाए जाते हैं। संघ सिलेंट्रेटा, जिसे संघ सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहा जाता है। संघ सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया कहा जाता है। और तीसरा जो संघ हम आप लोगों को बतलाए थे टीनोफोरा, यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जो जीव होते हैं उसमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा, जो नीट का एग्ज़ाम है वह इसी तरह से पूरा जो क्वेश्चन है वह एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है। उसके बाद जो कुछ जीव होते हैं समझ में आ गया? ऊतक स्तर का संगठन सिलेंट्रेटा जिसे कि नाइडेरिया, उसके बाद टीनोफोरा के जीव दर्शाते हैं ऊतक स्तर का संगठन। समझ गए? उसके बाद हमारा आता है अंग स्तर के संगठन। अंग स्तर के संगठन यानी कि वैसा जीव, कुछ जो जीव होते हैं ऊतक बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बन जाते हैं, उसे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करता है और उसे अंग स्तर का संगठन कहा जाता है। और अंग स्तर का संगठन मात्र एक ही संघ में होता है जिसे हम लोग प्लेटिहेलमिन्थेस कहते हैं। यानी कि कौन सा स्तर, कितनी संख्या पर? 4 नंबर पर जो हमारा संघ है उसमें ही सिर्फ अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। जो 4 नंबर का हमारा संघ है, 4 नंबर पर कौन सा संघ था सोचिए? तो 4 नंबर पर जो हमारा संघ था वो हमारा प्लेटिहेलमिन्थेस था। जो प्लेटिहेलमिन्थेस है उसी में अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद हमारा आता है अंग स्तर का संगठन। अंग स्तर का संगठन यानी कि अंग तंत्र स्तर का संगठन, यानी कि अंग मिलकर, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अंग मिलकर, बहुत सारे अंग मिलते हैं, जैसे कि हमारा अमाशय हो गया, ग्रसिका हो गया, ये सभी मिलकर हमारा पाचन तंत्र का निर्माण करता है। पाचन अंग, ये हमारा अमाशय, ग्रसिका, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी अंग हैं। और हमारा पाचन तंत्र क्या है? ये हमारा तंत्र है। यानी कि बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, 5 से लेके संघ 5 से 11 तक के जो जीव होते हैं वह सभी अंग तंत्र स्तर के संगठन दर्शाते हैं। 5 में हमारा आता है एस्केलमैंथीस, 6 में हमारा आता है 6 नंबर का संघ एनेलिडा, 7 नंबर का संघ जो होता है हमारा आर्थ्रोपोडा, 8 नंबर का संघ होता है हमारा मोलस्का, 9 नंबर का संघ होता है हमारा एकाइनोडर्मेटा, 10 नंबर का संघ होता है हमारा हेमिकोडेटा और 11 नंबर का संघ होता है हमारा कॉर्डेटा। समझ गए? संघ हमारा जो अंग तंत्र स्तर के जो संगठन दर्शाते हैं, जो जीव होते हैं वह 5 से 11 तक आप लोग याद रख लीजिएगा। 5 से संघ 11 तक के जो जीव होते हैं वह सभी अंग तंत्र स्तर के संगठन दर्शाते हैं। 5 में हमारा आता है एस्केलमैंथेस, 6 में हमारा आता है एनेलिडा, 7 में हमारा आता है आर्थ्रोपोडा, 8 में हमारा आता है मोलस्का और 9 में आता है एकाइनोडर्मेटा, 10 में आता है हेमिकोडेटा और 11 में आता है कॉर्डेटा। समझ गए यहाँ तक? समझ गए? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो आप लोगों का मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पाचन अंग तंत्र स्तर का जो संगठन हम लोग बताए थे, अंग तंत्र यानी जो अंग तंत्र स्तर का संगठन जो होते हैं जो हमारे अंग तंत्र का जो संगठन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक पाचन तंत्र होते हैं और एक परिसंचरण तंत्र होते हैं। परिसंचरण तंत्र को हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो पाचन तंत्र होते हैं, अंग तंत्र 2 प्रकार के दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी बुक में। क्लास 11 के एनसीईआरटी में 2 प्रकार का अंग तंत्र हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें एक पाचन तंत्र है और एक परिसंचरण तंत्र है। पाचन तंत्र क्या है? एक अंग तंत्र ही तो है।
और परिसंचरण तंत्र भी एक अंग तंत्र है। जो पाचन तंत्र होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं, अपूर्ण पाचन तंत्र होता है और पूर्ण पाचन तंत्र होता है। अब आप लोग पूछेगा क्या पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है और पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है, तो आप लोग सब्र कीजिए, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। समझ गए? अपूर्ण पाचन तंत्र और पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, चलिए हम आप लोगों को बतलाते हैं। तो अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होते हैं और जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम आप लोग को चलिए फिगर के माध्यम से बतलाते हैं। ये हमारा कोई जीव है और ये हमारा कोई जीव है जिस अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, यानी कि ये मुख है ना, ये हमारा मुख है, इसी से भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और जब ये भोजन को ग्रहण करते हैं उसके बाद हम लोग पाचन करते हैं और उस भोजन से हम लोग अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और जब हम लोग का पोषण प्राप्त हो जाता है फिर जो हमारा हानिकारक पदार्थ होता है उस हानिकारक पदार्थ को अब हम लोग के पास तो गुदा पाया जाता है, यानी कि एनएस पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें गुदा नहीं पाया जाता है, यानी कि जो उनके मुख होते हैं यानी कि एक ही छिद्र होते हैं, उनमें यही छिद्र के द्वारा वो भोजन को अंदर भी ग्रहण भी करते हैं और यही छिद्र के द्वारा अपने भोजन को शरीर से बाहर त्यागते हैं, यानी कि जो उनके हानिकारक पदार्थ होते हैं एस्कैरेक्टरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो उसी अंग के द्वारा उसी छिद्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। इसमें हमारे परिभाषा में क्या कर रहा था, अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, यानी कि जो ये होते हैं यही एक बाह्य द्वार होते हैं जो मुख तथा यही हमारा मुख होते हैं और यही हमारा गुदा का कार्य करता है। मुख के द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और जो हानिकारक पदार्थ होता है उसी के द्वारा हम लोग मल त्यागते हैं। समझ गए होंगे? इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे सिलेंट्रेटा, यानी कि सिलेंट्रेटा 2 नंबर का 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर 2 और 3 और 4 जो हमारा संघ है, 2 नंबर पर 3 नंबर पर और 4 नंबर पर जो हमारा संघ है, 2 नंबर पर जो संघ है हमारा सिलेंट्रेटा, 3 नंबर पर है हमारा टिनोफोरा जिसे नाइडेरिया बोलते हैं और 4 नंबर पर हमारा है प्लेटी हेलमिंथेस। समझ गए? अपूर्ण पाचन तंत्र का यही 3 उदाहरण है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कि याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है हम समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आसान है परंतु इसका एग्जाम्पल ही याद करने में बहुत कठिन होता है, हम लोग को पता है। इसका आप लोग अपूर्ण पाचन तंत्र में यानी कि बाह्य द्वार जो होते हैं मुख तथा गुदा, गदा नहीं है यार, गुदा हो गया, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग हो गया है, मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करते हैं अपूर्ण पाचन तंत्र में। समझ गए यहाँ तक? इसका आप लोग एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा 2, 3 और 4। 2 नंबर पर हमारा आता है सिलेंट्रेटा, 3 नंबर पर हमारा आता है टिनोफोरा और 4 नंबर पर हमारा आता है प्लेटी हेलमिंथेस। उसके बाद हम लोग पूर्ण पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं, पूर्ण पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा, यानी कि उसके पास जिसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है उसमें मुख भी होते हैं और उसमें गुदा भी पाया जाता है। जैसे कि अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, ये हम लोग मनुष्य मान लेते हैं, हम लोग क्या है, ये हम एक मनुष्य है। मनुष्य की बात करते हैं तो हम लोग के पास क्या, हम लोग के पास भोजन ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा हाँ 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 हम लोग के पास तो मुख पाया ही जाता है, और क्या हम लोगों के पास गुदा पाया जाता है। गुदा का मतलब इसे इंग्लिश में एनस बोला जाता है। गुदा यानी कि जो हम लोग हानिकारक पदार्थ होता है, हमारे हानिकारक पदार्थ को गुदा के द्वारा हम लोग बाहर उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक? तो पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, यानी कि एक तो मुंह हो गया और एक गुदा हो जाता है। यहाँ पर मुख पाया जाता है और एक गुदा होता है, तो मुख तथा गुदा होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग आज रख लीजिएगा 5 से लेके 11 तक। 5 में हमारा आता है एस्केलमेंथिस, 6 में आता है एनिलिडा, 7 में आता है आर्थ्रोपोडा, 8 में आता है मोलस्का, 9 में आता है एकाइनोडर्मेटा, 10 में आता है हेमिकोडेटा और 11 में आता है कॉडेटा। समझ गए होंगे यहाँ तक? समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। समझ गए?
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। अंग तंत्र में हम लोग आप लोगों को बतलाए थे, अंग तंत्र में हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र और दूसरा हमारा है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खुले परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। समझ गए? अंग तंत्र में हम पढ़ रहे हैं। अंग तंत्र में हम लोग दो तरह की तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक पाचन तंत्र और दूसरा परिसंचरण तंत्र। जो परिसंचरण तंत्र है इसको भी दो वर्गों में बांट दिया गया है, खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब आप लोग पूछेगा खुले परिसंचरण तंत्र क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, तो सब्र कीजिए जरा। चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं आराम से। खुले परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। खुले परिसंचरण में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है। हार्ट से सीधे कहाँ भेजा जाता है? बाहर भेजा जाता है, तथा इसमें जो कोशिकाएं ऊतक इसमें डूबे हुए रहते हैं। समझे? रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है। रक्त जो होता है, रक्त का बहाव होता है, इसमें हृदय ये हमारा हार्ट है, हार्ट से सीधे बाहर भेजा जाता है। ये हमारा कोई जीव है, इसमें ये हार्ट पाया जा रहा है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से सीधे बाहर भेजा जाता है। जैसे कि हम लोग में क्या पाया जाता है, हम लोग में धमनी होता है, सिरा होता है और केशिकाएं होते हैं। धमनी से सिरा में जाता है, सिरा से केशिकाएं तक पहुंचता है। परंतु जो इसमें खुले परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है, यानी कि कोशिका में नहीं भेजा जाता है। कोशिका जो इसमें जो होते हैं, ये जो सभी कोशिका होते हैं, ये सभी इसी में डूबे हुए रहते हैं। कोशिका और ऊतक इसमें डूबे हुए होते हैं और इसमें केशिकाएं, वाहिकाएं और धमनी नहीं पाया जाता है खुले परिसंचरण तंत्र में। इसका सिर्फ खुले परिसंचरण तंत्र का सिर्फ दो ही संघ में पाया जाता है। आप लोग इसका उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा यानी कि 7 नंबर का संघ और 10 नंबर का संघ। आर्थ्रोपोडा और हेमिकोडेटा में खुले परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा और हेमिकोडेटा में खुले परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। समझ गए यहाँ तक? खुले परिसंचरण तंत्र सिर्फ आर्थ्रोपोडा और हेमिकोडेटा में पाया जाता है। समझ गए? चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। चलो अब चलते हैं हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र की। अगर हम बात करते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचार हृदय से भिन्न व्यास का मतलब धमनी, सिरा और केशिकाएं, व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। बंद परिसंचरण में रक्त का संचार, जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, वह अलग अलग व्यास की, जैसे यहाँ की रक्त है, रक्त से हमारा एक कोशिका में जाता है, ये हमारा धमनी, धमनी के बाद सिरा, सिरा के बाद केशिकाएं तक पहुँचता है। समझ गए? ये हमारा क्या है? ये ब्लड है, ये ब्लड है। ये ब्लड जो है हार्ट से कहाँ जाता है? ये जो हमारा हरा कलर का है, हार्ट से हमारा धमनी हो गया, ये हमारा जो हरे कलर का है, ये हमारा धमनी हो गया। धमनी के बाद फिर जाता है हमारा सिरा, ये हमारा जो ये जो हमारा ब्लू कलर का है सिरा, और जो ये हमारा गुलाबी कलर का है, ये हम लोग का क्या है? ये केशिकाएं हैं। बंद परिसंचरण में रक्त का बहाव, रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, जिसमें धमनी, सिरा और केशिकाएं पाए जाते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह का नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।